आज हम अभी ये कर रहे हैं प्रश्न पेज नंबर 140 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में यह है कि यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है ना। जब यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशाओं में लगती है ना, विपरीत दिशा में लगती है, परंतु दो भिन्न वस्तु होना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि यदि क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव बराबर है तो फिर घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में लगते हैं, लेकिन दो भिन्न वस्तुओं पर। यहाँ क्या है, हमारा घोड़ा गाड़ी एक है। इसका आंसर होगा कि जब घोड़ा आगे की ओर झुककर किसी कोण पर अपने पांवों से जमीन को दबाता है ना, जब घोड़ा आगे की ओर झुककर किसी कोण पर किसी एंगल पर अपने पांवों से जमीन को दबाता है तथा जमीन घोड़े को क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजेंटल घटक पर प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है। जमीन घोड़े के हॉरिजेंटल पर प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है जो दो भागों में बट जाता है। एक है बल का ऊर्ध्वाधर यानी कि लॉन्गिट्यूडल खड़ा ऊर्ध्वाधर घटक, वो घोड़े को बैलेंस रखता है, ठीक है, घोड़े को संतुलन में रखता है, संतुलन देता है, घोड़े को बैलेंस देता है। जबकि क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजेंटल घटक गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए गति देता है। ठीक है, दो बल लगते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है। बल का ऊर्ध्वाधर घटक घोड़े को संतुलन देता है और क्षैतिज घटक गाड़ी को आगे की ओर गति देता है। इस तरह घोड़ा गाड़ी आगे की ओर खिंचाते जाता है। जैसे हम लोग धरती पर कैसे चलते हैं, हम लोग जो चलते हैं तो हम लोग विराम अवस्था में रहते हैं जब, और विराम अवस्था के बाद जब अचानक हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ते हैं हम लोग, हम पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की ओर ढकेलते हैं, है ना। हम अपनी पृथ्वी की सतह को जब पैर रखते हैं तो अपने पैरों से पीछे ढकेलते हैं और सड़क भी हमारे पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे हम पैर से जमीन को, धरती को पीछे की ओर ढकेलते हैं तो सड़क भी हमारे पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके प्रभाव से हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। हम लोग पीछे की ओर ढकेलते हैं और सड़क हमारे पैर पर उतना ही विपरीत बल लगाती है, विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके प्रभाव से हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और इस प्रकार हम चलते हैं, है ना। चलना या दौड़ना इस प्रकार हम करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कि घोड़ा गाड़ी कैसे खींचता है। ऊर्ध्वाधर घटक हो गया घोड़े को संतुलन देना, और क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल घटक जो है वह गाड़ी को आगे बढ़ाते जाना, है ना, गाड़ी को आगे की ओर गति देना। इस तरह से हमारा घोड़ा गाड़ी आगे की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर जो होती है वह काफी तेज फोर्स में पानी निकलता है ना। तो उस नली को पकड़ने में कठिनाई इसलिए होती है
क्योंकि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होती है ना। सदैव समान और विपरीत दिशा में होती है। पानी की धारा तीव्र वेग से आगे निकलती है तो पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल पाइप पर लगता है। प्रतिक्रिया बल पाइप पर लगाता है। जितना तेजी से पानी की धारा जिस वेग से आगे की ओर निकलती है तो पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल पाइप पर लगाता है, जिसके कारण पाइप पीछे खिसकने लगता है, हिलने डुलने लगता है, हाथ से छूटने लगता है, फिसलती भी है। तो यही कारण है कि अग्निशामक कर्मचारी को नली पकड़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह पीछे प्रतिक्रिया बल भी पाइप पर बल लगाता है ना। पाइप पर लगाता है तो पाइप घिसकने लगता है, फिसलने लगता है, पकड़ने में कठिनाई होती है। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन है कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान के राइफल से 35 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित बल वेग का गणना कीजिए। यहाँ पर क्या है? 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली, एक ऑब्जेक्ट हो गया गोली 50 ग्राम, और दूसरा है पिस्तौल राइफल 4 केजी का राइफल, और 35 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। तो राइफल का द्रव्यमान हो गया 4 केजी और गोली का द्रव्यमान हो गया 50 ग्राम। 50 ग्राम को क्या करेंगे? केजी में बदल देंगे। केजी में चेंज करेंगे तो आएगा 0.05 केजी, है ना। 0.05 केजी ये हो गया किसका? गोली का, है ना। 50 ग्राम गोली का द्रव्यमान हो गया 0.05 केजी। अब गोली का वेग 35 मीटर पर सेकेंड है। गोली 35 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जा रही है, तो राइफल का प्रतिक्षेपित वेग हमको निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा राइफल का संवेग बराबर गोली का संवेग, राइफल का संवेग बराबर गोली का संवेग। तो राइफल का संवेग है 4 केजी, द्रव्यमान M1 4 केजी, और राइफल का संवेग हमको निकालना है इंटू V1 इज इक्वल टू गोली का संवेग है 50 ग्राम 0.05 केजी इंटू 35 मीटर पर सेकेंड वेग से। तो इसको सॉल्व करने से आएगा 1.75 मीटर पर सेकेंड। 4 केजी राइफल का 4 केजी V1 निकालेंगे, हम V2 निकालेंगे। ठीक है, V निकालने के बाद आता है 1.75 बाई 4 केजी। 1.75 डिवाइडेड बाई 4 केजी इज इक्वल टू 0.4375 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? जब हम 4 से 1.75 को डिवाइड भागा देंगे तो आएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। आप लोग बना के देखिएगा। राइफल का प्रतिक्षेपित बल होगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम बना करके आप लोग को दें। ये छोटा है, ये हो जाएगा, और आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, बना के देते हैं। अब है चौथा क्वेश्चन है कि 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है।
दोनों वस्तुएं टकरा जाती है और टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या है, 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, ये दो ऑब्जेक्ट हो गया, M1 एंड M2। M1 100, M2 200। तो फिर 100 ग्राम को हम केजी में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 0.1 केजी, 0.2 केजी। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब है एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। तो 1 ग्राम और 2 ग्राम के लिए U1 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और U2 हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब है टक्कर के पश्चात दोनों वस्तु जब टकरा जाती है तो टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ये 1.67 मीटर पर सेकेंड हो गया V1। इसको हम क्या माने हैं, V1। और दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें, ये है V2। तो आपको क्या निकालना है, V2। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, ठीक है, और U1 दिया हुआ है, U2 दिया हुआ है। सब क्लियर है, U1 U2। अब देखिए V1 दिया हुआ है, V2 निकालना है। तो संवेग संरक्षण नियम के द्वारा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। जो संवेग संरक्षण का नियम है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब M1 की जगह पर हम लिखेंगे 0.1 इंटू 2, है ना, इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, फिर प्लस 0.2 केजी, ये 0.2 केजी गुणे 1, ये फिर ये भी उतना ही हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 0.1 M1, 0.1 V1, 1.67, कितना है 1.67 प्लस M2 0.2 प्लस V2। ये V2 हमको निकालना है। तो इस लाइन को पूरे को सॉल्व करने पर आता है 0.4 माइनस 0.167 बाई 0.2 इज इक्वल टू V2। फिर V2 हम निकालते हैं तो 0.400 माइनस 0.167 डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल टू V2। और फाइनली इसका रिजल्ट आता है 1.165 मीटर पर सेकेंड। V2 का मान आता है 1.165 मीटर पर सेकेंड। ये किसका हुआ, टक्कर के बाद दूसरी वस्तु का वेग। यहाँ पूछा जा रहा है ना, दोनों वस्तुएं टकरा जाती है और टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 है। हाँ, तो पहला वस्तु का 1.67 है, तो दूसरे का क्या होगा, तो दूसरे का क्या है 1.165, उसमें था 1.67, यहाँ पर 1.165 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका V2 का आंसर, दूसरी वस्तु का
वेग। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चारों क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है ना। अब इसके आगे क्या है, संरक्षण के नियम, इसको आप लोग भी रीडिंग लगा लीजिएगा थोड़ा। और उसके बाद है हमने क्या सीखा। तो आज हमने क्या सीखा इतना कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम अभ्यास शुरू करेंगे। ओके, तो आज हमने आपने क्या सीखा, इम्पॉर्टेंट लाइन, इसको सबसे पहले आप लोग कॉपी में उतारिएगा। ये शुरू से मैं बोलते आई हूँ, पाठ स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले आप लोग कॉपी में लिखिएगा इस पाठ का नाम और इस पाठ से हमने क्या सीखा। ठीक है, क्या सीखा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। क्या सीखा, इसी में आपका 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है। और इसको याद भी जरूर कीजिएगा, हमने क्या सीखा। तो पहला पॉइंट है, देखिए, गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, प्रथम नियम यह कहता है कि वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। यानी कि यदि वो विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही पड़े रहना चाहती है, और यदि वो गति की अवस्था में है, वो वस्तु चल रहा है, तो उसी अवस्था में बनी रहती है। और कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज वीडियो साथ बताइएगा कि फलाने नंबर के वीडियो में मैम हमको आप बतलाइए। ठीक है, मैं फिर उसे समझाऊंगी। हाँ, सेकेंड है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग पढ़ रहे थे उस समय शुरू में ही था ये जड़त्व। वो क्या है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में, है ना, गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने सिक्का का दिया था, याद है, ग्लास पर जो एक कार्ड रखते हैं, कार्ड पर जो सिक्का रखते हैं, झटके से कागज को हटाते हैं तो ग्लास में सिक्का गिर जाता है, वो सबका एग्जाम्पल है जड़त्व का। थर्ड क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, इसका मतलब कि वस्तु का जो भी द्रव्यमान है वह उसके जड़त्व का माप है। यानी कि यदि कम है तो उसका जड़त्व कम है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, ठीक है, 5 kg है, तो उसका जड़त्व की माप क्या हो गया, वस्तु का द्रव्यमान 5 kg। यदि 5 ग्राम है तो जड़त्व हो जाएगा 5 ग्राम। वो हल्का भारी वह वस्तु का जो द्रव्यमान है वही जड़त्व का माप है। बड़ा सिक्का, भारी सिक्का, हल्का सिक्का, सिक्का, कुछ भी डाल के एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, केजी से, किलोग्राम से। चौथा पॉइंट है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। घर्षण बल, घर्षण बल वस्तु और सरफेस, है ना, किसी वस्तु और पृथ्वी की पृष्ठ या जिसका भी पृष्ठ हो और वस्तु उसके सतह पर गति का प्रतिरोध करता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, पहला नियम तो था जो विराम अवस्था में रहता है वह विराम अवस्था में रहना चाहती है, और जो गति की अवस्था में है तो गति अवस्था में तब तक बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल, असंतुलित बल कार्य न करें, कोई बाह्य बल न लगाए। ठीक है, ये था प्रथम नियम। सेकंड है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल
के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित संतुलित बल, वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल, आरोपित वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। छठा, बल को एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बल का मात्रक क्या है एसआई में? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक एन द्वारा भी हम व्यक्त किया जाता है। न्यूटन को एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक न्यूटन का बल 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। हम इसे लिखते हैं ना, F = m × a। न्यूटन का बल फोर्स = 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। m मास इंटू एक्सेलरेशन a। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सातवां है वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। देखिए, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान यानी कि m इंटू a का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान यानी कि m एंड वेग वेलोसिटी का गुणनफल होता है ना। संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है और इसका SI मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अब है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम प्रतिक्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है ना। दो विभिन्न वस्तु चाहिए, दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तीसरा नियम में है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया समान लेकिन विपरीत दिशा होती है ना, लेकिन विपरीत दिशा होती है। इसे हम गति का तृतीय नियम कहते हैं। या प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। यह गति का तीसरा नियम। किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये संवेग संरक्षण की क्रिया में, संवेग संरक्षण में हमने अभी इतना पढ़ा देखा। टक्कर के पहले या टक्कर के बाद
संवेग संरक्षण में बराबर होता है संवेग। गोली छुट्टे के पहले, गोली छुट्टे के बाद, नाव उतरने के पहले, उतरने के बाद, है ना, टक्कर के पहले, टक्कर के बाद क्या होता है, कुल संवेग संरक्षित रहता है।